cineinc.com। नमस्कार, मेरा नाम अचला शर्मा है। रेडियो मंजिल में आपका स्वागत है। मृदुला गर्ग हिंदी कथा साहित्य जगत में अपनी पैनी नज़र और साहसी कलम के लिए प्रसिद्ध हैं। समय, समाज और राजनीति के दोगलेपन पर कटाक्ष करने में उनकी धारदार लेखनी कभी चूकी नहीं और न ही विवादों का मुकाबला करने से वे कभी घबराईं। यहाँ तक कि 1979 में प्रकाशित उनके उपन्यास चितकोबरा पर जब अश्लीलता का आरोप लगा और उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकला तो समकालीन लेखक समुदाय की उदासीनता देख मृदुला गर्ग निराश तो हुई, लेकिन हताश नहीं। चितकोबरा, कठगुलाब, अनित्य और मिलजुल मन जैसे उपन्यासों समेत मृदुला गर्ग की लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें कई कहानी संग्रह, नाटक और निबंध शामिल हैं। सिनेइंक रेडियो मंजिल के श्रोताओं के लिए मृदुला गर्ग ने अपनी एक कहानी अपनी आवाज में रिकॉर्ड की है। कहानी का शीर्षक है सितम के फनकार। ये कहानी न्यूयॉर्क में बसे एक भारतीय प्रवासी के घर की एक शाम का चित्र है, लेकिन कहानी मात्र प्रवासी जीवन की चितकबरी जीवन शैली और भावनात्मक निस्संगता को ही चित्रित नहीं करती, बल्कि उनका मूल्यांकन करने वाले को अपने भीतर झांकने पर भी मजबूर करती है। पेश है मृदुला गर्ग की ज़बानी उनकी कहानी सितम के फनकार। खाने की मेज के पास जिस कुर्सी पर मैं बैठी थी, या कहना चाहिए कि जिस पर बतौर हिंदुस्तान से आए मेहमान जीवन वर्मा ने इसरार करके मुझे बिठाया था, उसके ठीक सामने दीवार पर एक लंबा चौड़ा चित्र टंगा था, 40 बाय 30 इंच का। इतना बड़ा कि भरसक कोशिश करके भी उससे नज़र हटाई नहीं जा सकती थी। दाएं बाएं जितनी दूर तक आँखों को घुमाया जा सकता था, घुमा लेने पर भी नज़र चित्र से फिरती न थी। कोई न कोई हिस्सा दृष्टि में समाये रहता था। आप कहेंगे नज़र फेरने की ज़रूरत क्या थी? उम्दा मेहमान नवाजी की रिवायत है कि मेहमान को दीवार पर जड़ी बेशकीमती पेंटिंग के सामने बिठलाया जाए। जानती हूँ, जापान तक हो आई हूँ, जहाँ ऐसी हर रिवायत को बिला तर्क अंजाम दिया जाता है। मेहमान के महत्व का अंदाज़ा इसी से लगाया जाता है कि उसकी कुर्सी कमरे की एकमात्र बेहतरीन पेंटिंग, पुष्प सज्जा या अन्य कलाकृति से कितनी दूर और किस कोण पर है। कलाकृति मूर्ति हो, पेंटिंग हो या फूलों की सजावट, होती कमरे में एक ही है, जिससे इधर उधर ताक कर उससे बेनियाज न हुआ जाए। पर इस वक्त मैं जापान नहीं, अमेरिका में थी, न्यूयॉर्क के एक महंगे आलीशान सबर्ब में। घर ना जापानी का था ना अमरीकी का, बिल्कुल विशुद्ध भारतीय का था। विशुद्ध मानी जन्म से। पर क्या अमेरिकन नागरिक बन चुके एनआरआई या प्रवासी भारतीयों को हम विशुद्ध कह सकते हैं, भले जन्म से? अमेरिका में नई नकोर दूसरी ज़िंदगी मिलती है ना। खालिस अमरीकी कहलवाने की कशिश और कोशिश क्या कुछ नहीं करवा जाती। फिर भी मेरे मेज़बान जीवन वर्मा बेचारे किस्मत के मारे थे जन्म से विशुद्ध भारतीय। माँ भारतीय, पिता भारतीय, नाना नानी दादा दादी भी भारतीय। दूर दूर तक विदेशी खून का कतरा वंश बेल में दाखिल नहीं हुआ था। अब ये सब बकवास मैं क्यों सोचे जा रही हूँ? मैं नस्ली शॉविनिस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, न कभी थी न कभी होंगी। मेरे ज़्यादातर दोस्त अहबाब मिली जुली नस्ल के औरत मर्द हैं, इस तरह कि उनके माँ बाप अलग अलग मुल्कों और कौमों के बाशिंदे हैं। उस वक्त ये फिजूल खुराफात सोचने का मकसद था चित्र से ध्यान हटाना। बार बार एक ही विचार मन में कौंध रहा था, इसे खाने की मेज़ के सामने लगाने की क्या तुक थी? घर में और कोई जगह नहीं मिली। मेरे हाथ में होता तो कहीं भी न लगाती। जानबूझकर मैं न चित्र को जहन में उतार रही थी, न नज़रअंदाज कर रही थी। जो हो रहा था खुद ब खुद हुए जा रहा था। उस चित्र की फितरत ही ऐसी थी, उसे नज़र की ओट न कर पाने की खलिश मुझे निवाला नहीं निकलने दे रही थी। बेख्याली में
जो एक दो लुक़मे शुरू में खा लिए थे, उनसे इतना कह सकती थी कि जो बना था ठीक ठाक था। उतना लजीज नहीं जितना मेज़बान ने उसकी तारीफ में फरमाया था, पर बेस्वाद कतई नहीं। जीवन वर्मा ने बड़ी आजीज़ी से मुझे समझाया था कि वो तेल में सना, ज़रूरत से ज़्यादा पका, बेहुदा हिंदुस्तानी व्यंजन नहीं बनाने जा रहा। ये ज़रूर कोई यूरोपीय डिश होगी, पास्ता वास्ता जैसी आम फहम नहीं, एकदम गुरमे। क्या तो नाम लिया था उसने, चिमीचुर्री। उसने जो कहा हो मैंने यही सुना था, और दोबारा नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। जो थी वो थी, बढ़िया ही बनी होगी, इतना गुमान मुझे था। अगर मुझे उतनी लजीज नहीं लग रही थी जितनी लगनी चाहिए थी, तो कसूर पकाने वाले या पके हुए का नहीं, मेरी ज़ुबान की कमतरी का था। फिर भी यानी उस कमतरी के बावजूद ना खा पाने लायक उसमें कुछ नहीं था, न ज़्यादा लहसुन, न बैंगन, ना काबिल बर्दाश्त अफलातूनी महक। हाँ, कुछ कच्ची ज़रूर थी, पर क्योंकि जीवन पहले ही बतला चुका था कि ज़रूरत से ज़्यादा पकाना हिंदुस्तानी बेहूदगी की निशानी थी, इसलिए कचास से नज़र चुराने में मैं कामयाब हो गई थी। पशेमा जो कर रहा था वो नज़र में गड़ा सामने दीवार पर टंगा 40 बाय 30 इंची चित्र था। एक बार सोचा पूछूं, क्या मैं कुर्सी बदल सकती हूँ, पर पूछा नहीं। सोच पूरा भी नहीं हुआ कि वो बेहुदा सवाल करने से चेत गई। मेज़ के इर्द गिर्द सिर्फ मेज़बान दंपति जीवन और सुरुचि नहीं, दो और मेहमान बैठे थे। जीवन के दोस्त मुरलीधर गुप्त और उनकी बेटी सपना। कुर्सी बदलने को कहती तो उसी से जो चित्र के बाजू बैठा था, सामने नहीं, यानी मेज़बान पत्नी सुरुचि से या मेहमान मुरलीधर गुप्त से। मेज़बान मर्द की बगल से उठकर मेहमान मर्द की बगल में जा बैठना अभद्र लगता नहीं, खासकर तब जब मैं वहाँ बिला शौहर बैठी थी, अकेली औरत। अभद्र कहलवा भी लेती, पर जानती थी जीवन उसे बेहुदा हिंदुस्तानियत कहकर नवाजेगा। हाँ, ज़रूर जानता हूँ हिंदुस्तान में उठने बैठने के तौर तरीक़ों की तरजीह देने का रिवाज नहीं है। न मुझे हिंदुस्तानी होने से एतराज़ था, न बेहुदा होने से, पर बेहुदा हिंदुस्तानियत से नवाजा जाना कबूल न था। लिहाजा मैं सुनहरे बेल बूटे वाली बोन चाइना की प्लेट पर नज़रें गड़ाए चिमीचुर्री नामक या भ्रामक व्यंजन के टुकड़े इधर उधर घुमाती बैठी रही। कैसी बनी है? जीवन पूछ रहा था। जी सुरुचि नहीं, जीवन। सबसे पहली बात उसने यही कही थी, पोंगा पंथी हिंदुस्तानियों की तरह यहाँ मर्द पकाने या घर का काम करने से परहेज़ नहीं करते, पर चूंकि मैं पकाता बढ़िया हूँ इसलिए वही करता हूँ। मोटे छोटे काम सुरुचि निपटा लेती है। शेफ़ हैं, शेफ़, सुरुचि ने कहा था, दाद देकर या तंज से समझ नहीं आया था। जाहिर था शेफ़ की बनाई डिश में दिलचस्पी शेफ़ की ही होगी। कैसी बनी है? उसने दोहराया तो मुझे अपनी बदतमीज़ी का एहसास हुआ। जवाब देने के बजाय मैं बदबख्त यह सोच रही थी कि जब मुझे यही नहीं पता कि बनने पर उसे कैसा लगना चाहिए, तो ये कैसे बतलाऊं कि बनी कैसी है। हिंदुस्तानी पूरी, तरकारी, हलवा, छेना पायस, ढोकला, इडली, भरवा करेला होता तो कह सकती थी तला या भुना ठीक था कि नहीं, मुलायम या करारा, कम ज़्यादा था, मिर्च मसाला तीखा या फीका था। पर यह उन जैसा बेहुदा व्यंजन नहीं था। पता नहीं इसे कम या ज़्यादा भूना या उबाला गया भी था या नहीं। कहीं रेयर बीफ की तरह कच्चा का कच्चा तो पेश नहीं कर दिया गया। अब मुझे नीची नज़र भी उपकाई आने को हुई। किसी तरह भैंगी नज़र से न यहाँ न वहाँ देख खासे नाटकीय अंदाज में कहा, सुपर्ब। पता नहीं क्या गलती हुई कि सुरुचि खिलखिला कर हंस दी। बोली, सब यही कहते हैं, टेंट्रोलाइन है जनाब। अचरज की इतनी खिली खिली हंसी में भी व्यंग छलक सकता है। हो सकता है मेरे फितूरी दिमाग की उपज हो। जीवन ने एक जलती नज़र उसकी तरफ फेंक कर मुझसे कहा, इतने बरस हो गए पर सुरुचि अब तक अपनी माँ के बनाए आलू के पराठों और दही भल्लों की मुरीद है। बेचारी उनसे ऊपर उठ ही नहीं पाई। बनाती भी वही सब है। हैं क्या? मैंने दबी ज़बान सुरुचि से पूछा। बाद में उसने चुपके से जवाब दिया, टेंडरलाइन क्या होता है? बीफ तो नहीं? मैंने ज़बान कुछ और दबाई। नहीं, जीवन पक्के हिंदू हैं। ये वाला टेंडर चिकन चिमीचुर्री का है। हेल्थ की खातिर कुछ भाजी तरकारी भी मिला दी गई है।
वो फिर तंजिया हंसी। चिकन तो ठीक है, चिमिचुर्री क्या होता है? मैंने नहीं पूछा, जीवन बुरा मान जाता। मुझे यकीन है उसने काफ़ी विस्तार से उसके बारे में व्याख्यान दिया होगा। मेरा ही ध्यान इधर उधर बिला गया होगा। जब भी वो भारतीय काहिली, गरीबी, पिछड़ेपन के हवाले से अमरीकी ज्ञान विज्ञान, आर्थिक विकास, आरामदेह रहन सहन के कसीदे काटते हुए अमरीकी हेल्थ फूड और यूरोप के गुरमे खाने तक आता, मेरा ध्यान पहले चरण पर ही बिला जाता। कमबख्त मैं हिंदुस्तान में अटकी रह जाती। गुरमे छोड़ हेल्थ तक कान में न पड़ता। मैंने फिर आंखें प्लेट पर टिकाईं और चिकन चिम्मी की चुर्री बनाने में लगी, पर लाख न चाहने पर भी नज़र बार बार चित्र की तरफ जाती रही। आप हिंदुस्तान की किस स्टेट से हैं? कानों में पड़ा मुरलीधर पूछ रहे थे। जवाब देने के लिए उनकी तरफ देखना लाजमी था। मतलब चित्र को भी देखो। अनदेखा करने की कोशिश में मनोयोग से चिकन चिमिचुर्री मुंह में डाली और उचारा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। हम भी यूपी से हैं। उन्होंने ऐसे कहा जैसे उत्तर प्रदेश को यूपी बनाकर उस पर और मुझ पर करम कर रहे हों। मेरा ख्याल था आप अमेरिका, न्यूयॉर्क से हैं, मैंने कहा। वे तृप्त भाव से बेहंसे, मानो महानता का तमगा पहना दिया गया हो। मैं अपनी पत्नी को केरल के आश्रम में छोड़कर आया हूँ। आप कभी गई हैं वहाँ? आश्रम में? क्यों? वे तो बूढ़े नहीं लगते, कतई नहीं। यानी 50 के आसपास होगी उम्र, फिर पत्नी क्यों कर बूढ़ी होंगी? हो भी सकती हैं। मान लीजिए कि वे खाती हूँ हिंदुस्तानी बेहूदगी और ये अमेरिकन हेल्थ फूड, तब वे 50 में 60 की लग सकती हैं और ये 70 में 50 के। मगर ये चिकन चिमिचुर्री तो हेल्थ फूड नहीं, गुर में है। किस मुल्क की ठीक से सुना नहीं, पर इतालवी या फ्रांसीसी नहीं है, इतना एहसास उसके तबील तबसरे से था। जैसे मुरलीधर उस पर हाथ साफ कर रहे थे, क्या हरिद्वार का कोई पंडा करता। और तलब बात ये थी कि उन्हें चित्र नहीं देखना पड़ रहा था। देखते भी तो ज़रूरी नहीं था कि मेरी तरह खाने से बेरुखी हो जाती। अपनी फितरत दूसरे पर क्यों थोप रही हूँ? छोड़ परे, दूसरे सवाल पर ध्यान दे। आश्रम में छोड़ा क्यों? और छोड़ा तो उत्तर प्रदेश छोड़ केरल में क्यों? केरल गई हो कभी? मेरी तंद्रिल हालत का जायज़ा ले सुरुचि ने सवाल दोहराया। मेरा नहीं, उनका। मैंने तो सोचा भर था, पूछा नहीं। लगा सुरुचि अनकहे को सुनने में खासी उस्ताद थी। हाँ, गई हूँ। कोची, तिरुवनंतपुरम, कोयिकोडे। हम तो सिर्फ कोची, त्रिवेंद्रम और कालीकट गए हैं। एक ही बात है, ये उनके मलयालम नाम हैं। होंगे। उन्होंने कंधे उचकाए। हम अंग्रेज़ी नाम ही जानते हैं। जाहिर है, मैंने हंसी रोकी और सुरुचि की तरफ देखा। वो ज़रूर हंस रही होगी, पर नहीं, वो बिल्कुल संजीदा थी, शर्मसार और गमगीन, हंसी से कोसों दूर। उन्हें टर्मिनल कैंसर है। मेरे कान में वो धीमे से फुसफुसाई कि मुरलीधर ने वही बात ज़ोर से उचार दी। मैं सकते में आ गई, न चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। पत्नी वहाँ मर रही है तो पति यहाँ बैठा चिकन चिमिचुर्री क्यों उड़ा रहा है? आखिरी वक्त में उनके पास क्यों नहीं है? सच्चिदानंद आश्रम के तमाम लोग हैं। त्रिवेंद्रम का वो नेचुरोपैथी आश्रम दुनिया भर में मशहूर है। वहाँ जाने से पहले हमने गूगल करके उसके बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था। बेटी सपना ने सगर्व जोड़ा। वे एकदम नेचुरल तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं, बिना पेन किलर्स, ड्रग्स, कीमो, रेडिएशन वगैरह। पर दर्द और अकेले, मैं लफाज हिंदुस्तानी बेहूदगी पर उतर आई। वे हैं ना, वे कहते हैं मन पर अंकुश रखो तो दर्द से भी छुटकारा मिल सकता है। मिला? शायद। उन्होंने कौंचा भर चिकन चिमिचुर्री अपनी प्लेट में पलटी। सॉरी, कौंचा नहीं, सर्विंग स्पून। आप उनके पास क्यों नहीं हैं? मेज़ के नीचे जीवन के पैर के टोहिके को नज़रअंदाज करके मैं लगी रही। कि उनका प्राइवेट मामला है, जीवन ने फुसफुस करके घुड़का। जीवन की चींची आवाज़ मुरलीधर की दमदार आवाज़ के नीचे दब गई। मैं कैसे जा सकता हूँ? इतना बड़ा बिजनेस है, सिर खुजाने की फुर्सत नहीं है। केरल तक आने जाने में 15 दिन खप गए। कितना नुकसान हुआ। रात जग कर काम किया, तब जाकर भरपाई हुई। और तुम? मैं बेटी से मुखातिब हुई। मैं? वो जैसे आसमान से गिरी।
मैं अपनी कंपनी के पीआर विभाग की हेड हूँ। साल में कुल 15 दिन की छुट्टी मिलती है। ये हिंदुस्तान नहीं है कि जब चाहो छुट्टी मार कर बैठ जाओ। जितनी छुट्टी मिलने का नियम हो उतनी ही मिलती है यहाँ। भाई भतीजावाद नहीं चलता। जीवन ने तुष स्वर में बाधा दी, पर सपना अपनी राह में कहती गई। इस साल सारी छुट्टी केरल में बिताई। एक दिन के लिए रिलैक्स करने कहीं नहीं गई। मन ही नहीं हुआ। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। अंतिम बात तक आते आते वो रुआसी हो गई। मैंने कहा था मम्मी को यहीं रहने दें। पेन मैनेजमेंट कितना विकसित हो गया यहाँ। नर्स रख लेंगे, रात दिन की अलहदा 2, और वीकेंड पर तो हम कम से कम मैं उनके पास रह सकती हूँ। पर डैडी ने कहा वहाँ स्पिरिचुअल अप्रोच है, सेवा भाव है, उनकी नेचुरल पद्धति यूनिक है, और हो सकता है वहाँ वे ठीक हो जाएं। उन लोगों की ईश्वर पर आस्था है, इसीलिए ईश्वर की भी उन पर अनुकंपा हो तो है। अब वो रो ही तो दी। मुरलीधर ने बहुत प्यार से एक कौंचा चिकन चिमिचुरी उसकी प्लेट पर उल्टाई। कहा कितनी लाजवाब बनी है। नहीं, अर्जेंटीना के पारेला में भी नहीं मिलेगी। ओ तो अर्जेंटीना की डिश है ये। गारत हो दिमाग, कमबख्त डिश कहीं की हो क्या फ़र्क पड़ता है। पर दिमाग है कि सब कुछ नोट किए बिना मानता नहीं। बस जीवन की मुफलिस सी आवाज़ में बयान किए तबील ब्यौरे ही दस्तक नहीं दे पाते। मैंने गलत क्या कहा था। वे लोग एक पैसा नहीं लेते, निस्वार्थ सेवा करते हैं, आध्यात्मिक हैं। यहाँ जन्मी तुम्हारी पीढ़ी को क्या मालूम, भूल चुकी सब कुछ। अरे $1 मिलियन खर्च करके भी हम लोग उन जैसा सेवा भाव और परमात्मा पर आस्था नहीं खरीद सकते। वे सपना को समझा रहे थे। असल बात पैसा नहीं, ये है कि कुछ फ़ायदा है कि नहीं। मैंने कहा कैसी भारतीय हैं आप। आस्था पर विश्वास नहीं करेंगे तो फ़ायदा होगा कैसे। पॉजिटिव वाइब्स भेजनी होती हैं रोगी के पास, एक एक आदमी को, जिससे उसकी मानसिक और आत्मिक शक्ति सबल प्रबल हो सके, शरीर को निरोग कर सके। पर दर्द, हाँ डैडी दर्द, हम जानते भी नहीं उन्हें कितना दर्द है। जानकर क्या होगा। उन्होंने कहा था ना, एक समय आएगा जब उनका मन मस्तिष्क ईश्वर में स्थित हो जाएगा और वे स्वयं पीड़ा से अनभिज्ञ हो जाएंगी। जाहिर था वे शुद्ध हिंदी में उनके कहे शब्द दोहरा रहे थे। पता नहीं वाकई उन पर आस्था थी या सपना को फुसला रहे थे, या अपने को। सपना में बेख्याली में बहुत जल्दी बिना चखे चिकन चिमिचुरी निगल रही थी। जीवन अपनी करिश्माई डिश की बेनियाजी को घूर रहा था, पर सपना उसकी नज़र से बेखबर आँखों में आंसू संजोए चम्मच भर भर कर ठूंस रही थी। तभी सुरुचि ने अपनी आधी भरी प्लेट आगे खिसकाकर आहिस्ता से कहा मुझे नहीं खाना। उससे बल पाकर मैंने भी हौले से अपनी प्लेट इंच भर आगे की। कहा मुझे भी। दिमाग ख़राब हो गया तुम लोगों का। जीवन ने चीखना चाहा पर तुनक कर रह गया। प्लीज़ ख़त्म करो, उसने चिचिया कर कहा। पता है कितनी मेहनत की मैंने, कितनी कला लगी है इसे बनाने में। सुरुचि पिघली नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर वितृष्णा की परत पुत गई। उसे महसूस कर जीवन हिंसक हो उठा। बोला हिंदुस्तान में इंसान की ज़िंदगी की कीमत क्या है जो वे लोग एक आदमी की मौत को लेकर परेशान होंगे। उनके लिए जीवन मृत्यु ईश्वर की इच्छा है, माया है, नियति है। संसार क्षणभंगुर है, जो आता है जाता भी है। फ़लसफ़ा झाड़ कर अलग हो जाएंगे। अलग हम हो रहे हैं, वे नहीं। वे तो सेवा कर रहे हैं। सुरुचि तंज से आगे बढ़ गई। हाँ मालूम है, अंतिम समय जानकर सेवा कर रहे हैं, अपना परलोक सुधारने को, उसकी ज़िंदगी बचाने की खातिर नहीं। किसने कहा। अब बारूद सा फटने की बारी सपना की थी। हम उन्हें वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़कर आए, ठीक होने के लिए भेजा है। पिछड़े हिंदुस्तान में ज़िंदगी की वहाँ क्या कीमत है जानती नहीं। कम अज़ कम तुम्हारे डैडी बखूबी जानते हैं। याद है इस चित्र को देखकर क्या कहा था तुमने। छोड़ो उसकी क्या बात। आवाज़ का दम घोट कर मुरलीधर ने मिन्नत की। भूल गए, कोई बात नहीं, याद दिला देता हूँ। तुमने कहा था ये हिंदुस्तान की बर्बरता की एकदम सही तस्वीर है। साले बड़े स्पिरिचुअल बने फिरते हैं, बकवास। अपने मतलब के लिए सैकड़ों हज़ारों की जान ले सकते हैं।
ये फ़लसफ़ा झाड़कर कि मरना तो उन्हें एक दिन था ही, प्रभु इच्छा, हम क्या कर सकते हैं। अवसरवादी बास्टर्ड्स आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलकर उन्हीं के मुफ्त इलाज करने का दिखावा करते हैं जिन्हें बेघर करके करोड़ों कमाए थे। कोई पूछे, अगर आयुर्वेद में इतनी ताकत है तो खुद एलोपैथिक इलाज क्यों करवाते हैं तमाम सत्तासीन अमीर जन। डैडी, सपना ने कातर स्वर में गुहार लगाई, बोलो, कहा था कि नहीं? कह दिया होगा। बहस में आदमी बहुत कुछ कह जाता है, पर मेरा विश्वास कचरा विश्वास। हर हिंदुस्तानी की तरह तुम भी हिपोक्रेट हो। पर ये चित्र आपने खाने की मेज़ के सामने क्यों लगा रखा है? अब जाकर मेरे मुंह से फूटा। क्यों, उबकाई आती है? सच देखने की कुव्वत नहीं है? नज़र फेर कर भकोसना चाहते हो? जैसे चौराहे पर भीख मांगते बच्चों और विकलांगों से नज़रें फेर कर मोबाइल पर केक ऑर्डर करते हो। मेरे कंठ से आवाज़ नहीं निकली। हतप्रभ सपना भी चुप रही। सुरुचि ने हिम्मत करके मीठे स्वर में कहा, छोड़ो भी, अब कोई खुशनुमा बात करते हैं। पता है, जीवन ने लेमन सूफले बनाया है, देर हुई तो बैठ जाएगा, नाजुक डिश है। सोनिया, जीवन ने सीधा मुझे धर पकड़ा। जानना नहीं चाहती? चित्र है कहाँ का? बूझो कहाँ का है? मुझे नहीं पता, मैं मिमियाई। सूरत का है, 2012 की बाढ़ का, बहुत लोग डूबे थे। सुरुचि बीच में कूद पड़ी। मैं सूफले लेकर आती हूँ। नहीं, मैं खुद लाऊंगा, अभी समय है। बाढ़ आई क्यों, ये भी तो बतलाओ। डैम को बचाने की खातिर पानी शहर की निचली गरीब बस्तियों और गांवों की तरफ छोड़ दिया गया था। 2185 लोग डूबकर मर गए थे। उसी की फ़ोटो है ये। देखो कितने लोग मरते दिख रहे हैं। गिनो, 1, 2, 3, गिनती जाओ। देखो, वे बच्चे हैं, ये बूढ़े मर्द औरत, वे गर्भवती औरतें। देखो, वो वाली पूरे 9 महीने की लगती है। देखा? जिसे नहीं देखने का नाटक करती रही थी, उसे अब रेशा रेशा साफ देख रही थी। 40 बाई 30 इंच के चित्र का हर मिलीमीटर लाश बनते इंसान की शक्ल ले चुका था। चित्र बेआवाज़ था, पर मुझे बेपनाह चीखो पुकार सुनाई दे रही थी। बेहरकत था, पर उसमें बसी छटपटाहट साफ दिख रही थी। इतनी कि हर मौत को मैं अलग महसूस कर रही थी। सामूहिक नरसंहार रेशा रेशा मेरे सामने घटित हो रहा था। चुंबक के आकर्षण से बंधी चित्र पर आंखें गड़ाए मैं निस्तब्ध देखे जा रही थी। इसके फोटोग्राफर केरल के मशहूर चित्रकार श्रीनिवासन हैं। बढ़िया कलाकृति है ना, जैसे फ़ोटो ना होकर पेंटिंग हो। एक बात है केरल में, और जो हो ना हो, कला ज़बरदस्त है। क्यों सोनिया? मैंने कुछ नहीं कहा, पर सपना कुर्सी पीछे धकेल खड़ी हो गई। चलूँगी, उसने सपाट लहजे में कहा। दफ्तर में काम है, बैठो, जीवन ने हुक्म दिया। उसकी आवाज़ में गज़ब का रौब था। मैं सूफले ला रहा हूँ। बहुत नायाब रेसिपी है, उसे बनाना जीनियस कारीगरी की मांग करता है। इस चित्र की तरह नियंत्रण ज़रा बिगड़ा नहीं, सामग्री का बैलेंस गड़बड़ाया नहीं, पानी की मिकदार बढ़ी नहीं कि सूफले कोलैप्स हुआ। खाए बगैर नहीं जा सकती तुम। रसोई में चला गया। सपना बैठी नहीं, पर जाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाए, मूर्तिवत खड़ी रही। हम सब भी कहर के एहसास से थर्राए, चित्र की तरह विचल अविचल बैठे रहे। सितम के फनकार। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग की कहानी। मृदुला गर्ग के साथ मेरी एक लंबी बातचीत सिने इंक रेडियो मंजिल पर मौजूद है। सुनने के लिए www.cineink.com पर तशरीफ लाइए। अचला शर्मा का नमस्कार। cineink.com